जय हिंद दोस्तों। मूल विधि की यह दूसरी प्रैक्टिस क्लास है। पहला वीडियो हम लोग इसका अपलोड कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में जितने मूल विधि के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और कुछ संभावित प्रश्न है तो इसमें लेकर के हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, एक्सप्लेनेशन के साथ इस वीडियो को डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। स्टार्टिंग से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। उससे पहले आपको बता दें कि ये मूल विधि हमने चैप्टर वाइज आप लोगों की कंप्लीट कर रखी है। एक एक चैप्टर को हमने यहाँ पे कंप्लीट करा है। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। प्लेलिस्ट में जा करके आप इन वीडियो को अच्छे से देख लेना। अगर नहीं देखा है तो देख लेना। पीडीएफ हम प्रोवाइड करा चुके हैं। अगर पीडीएफ की समस्या आप लोगों को आ रही है तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट में हम लिंक लगा देंगे। वहाँ से जा करके जीएस रिव्यू के नाम से हमारा एप्लीकेशन है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। जितना हमने ये थ्योरी वाला पोर्शन कराया है इन सब की। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले जितने लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रख लें। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 किस तारीख से प्रभाव में आया। अब वो तारीख आपसे पूछी है, ठीक है। ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2012, 14 नवंबर 2012, 14 दिसंबर 2012, 16 दिसंबर 2013। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि राष्ट्रपति जी ने इसको जो अधिनियमित किया था यानी पारित किया था वो डेट क्या थी। तो जो राष्ट्रपति जी ने जब किया था इसको वो डेट थी 19 जून 2012। 19 जून 2012। और ये प्रभाव में कब आया था तो आपको बता दें इसको लागू कब किया गया तो 14 नवंबर 2012 को, 14 नवंबर 2012 को इसको लागू कर दिया गया था, यानी प्रभाव में आया था। और इसी 14 नवंबर को एक और स्पेशल डे होता है जिसको कहते हैं बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी बात आपने अच्छे से यहाँ पे समझी। अब हम लोग आगे देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। तो देखते हैं सूचना का अधिकार कब लागू हुआ। अच्छे क्वेश्चन हमने आपसे बताया, जितने अच्छे क्वेश्चन है सारे हम आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। बस आप लोग जो हमने नोट्स दिया उसका अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा और यहाँ पे आकर के आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। सूचना का अधिकार यानी आरटीआई के बारे में पूछ रहा है कब लागू हुआ। तो आप सभी जानते हो कि जो सूचना का अधिकार है इसको पारित यानी इनैक्ट कब करा गया। पारित को ही 2-3 शब्दों में लिखा मिलता है, पारित करना या अधिनियमित करना या इनैक्ट करना। इनैक्ट करना, ठीक है। ये कब किया गया तो ये 15 जून 2005 को किया गया। 15 जून 2005 को किया गया। इसको लागू कब किया गया, लागू कब किया गया और लागू की ही डेट पूछ रहा है। तो लागू करने का एक और शब्द लिखा होता है प्रवृत्त करना। क्या होता है, प्रवृत्त करना, ठीक है। ये भी आपको लिखा मिल सकता है एग्जाम में, तो इसको भी देख लेना। या इंग्लिश में लिखा मिल सकता है इन्फोर्स्ड करना। इन्फोर्समेंट कब किया गया तो वो डेट आपसे यहाँ पे पूछी है। तो इसमें आपको बता दें कि वो डेट थी 12 अक्टूबर 2005। 12 अक्टूबर 2005। तो यही आपका ऑप्शन है। सॉरी, यहाँ पे 12 अक्टूबर, ये ए वाला सही है। 12 अक्टूबर 2005 को किया गया था। अब अगर इससे हम थोड़ी सी जानकारी और आपसे लेना चाहेंगे कि बताइए कि इसमें धाराएं कितनी थीं। धाराएं कितनी थीं, इसमें अनुसूची कितनी थी, अनुसूची कितनी थी, इसमें अध्याय कितने थे, अध्याय। अगर हम इस चीज़ को अच्छे से आप पढ़ रहे होगे तो तुरंत जवाब आ गया होगा। धाराएं 31 हैं, अनुसूचियाँ 6 हैं, अध्याय कितने हैं, सॉरी अनुसूची इसमें 2 हैं और अध्याय कितने हैं, उल्टा हो गया। अध्याय इसमें कितने हैं तो अध्याय इसमें 6 हैं। अनुसूची 2, अध्याय 6, धाराएं 31। लागू कब किया गया तो इसको लागू किया गया 12 अक्टूबर 2005 को। और पारित कब किया गया, इनैक्ट कब किया गया तो 15 जून 2005 को। बिल्कुल आपके स्पष्ट हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 1860 में लॉर्ड मैकाले द्वारा निर्मित भारतीय दंड संहिता कब लागू हुआ था। भारतीय दंड संहिता के बारे में पूछा है, यानी कि आईपीसी के बारे में पूछा है। तो कब इसको लागू किया गया था तो आपके पास जो डेट दी गई है वो है 6 अक्टूबर 1860, 1 जनवरी 1862, 1 अप्रैल 1860 या 1 अप्रैल 1862। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप सभी जानते हैं आईपीसी के बारे में, हमने अच्छे से पढ़ाया था। आईपीसी से बीएनएस में बदला, सीआरपीसी से बीएनएसएस में बदला था, ये सारा हमने टॉपिक कराए थे। तो इसकी जो डेट सही है वो 1 जनवरी 1862। इसी को कहा जाता है इन्फोर्स किया गया।
इन्फोर्स किया गया, यानी कि लागू किया गया। हमने अभी भी आपको बताया था लागू करना यानी प्रवर्त करना। ठीक है, ये आप शब्दावली याद रखिएगा, एग्जाम में हो सकता है लागू करना पूछे, प्रवर्त का पूछ ले, इंग्लिश में लिखा होगा तो इन्फोर्समेंट करना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन, घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन अधिसूचित आश्रय गृह पीड़ित व्यक्ति को आश्रय प्रदान करने हेतु बाध्य है। क्या है? मात्र संरक्षण अधिकारी के अनुरोध पे, मात्र किसी मजिस्ट्रेट के अनुरोध पे, किसी पुलिस अधीक्षक के अनुरोध पे या पीड़ित व्यक्ति के अनुरोध पे। तो आप सभी जानते हो जो घरेलू हिंसा अधिनियम था वो 2005 में आया था। ठीक है, इस अधिनियम को अधिनियमित कब किया गया? अधिनियमित कब किया गया? अधिनियमित कब किया गया? तो आप बताएंगे सर 13 सितंबर 2005 को। कब? 13 सितंबर 2005 को किया गया था। अगर हम इसके आपसे पूछ लें कि लागू कब किया गया, लागू कब किया गया, तो आप तुरंत बताएंगे सर जी 26 अक्टूबर 2006 को किया गया, 2006 को किया गया, 26 अक्टूबर 2006 को। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था कि घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन अधिसूचित आश्रय गृह पीड़ित व्यक्ति को आश्रय प्रदान करने हेतु पीड़ित व्यक्ति के अनुरोध पे इसको किया गया। ठीक है, पीड़ित व्यक्ति के अनुरोध पे। तो हमारा ये बिल्कुल सही जवाब है। अगला हम लोग देखते हैं, किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उस पर किए गए नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन प्रोफाइल टेस्ट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के सब सेक्शन 3 एवं अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है, यह किस निर्णय में प्रतिपादित किया गया था? तो आपको हमने एक पूरा एक वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए लेकर के आए थे जिसका नाम था महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय के नाम से चैप्टर था, उसमें हमने एक एक आप लोगों को बताया था केस के बारे में। तो ये जो केस था वो था सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य का, इसमें ये बात आपको बताई गई थी, सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य का केस था। ठीक है, आपने अगर पढ़ा होगा तो समझ में आया होगा। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दें, जैसे आप कोई नई, जैसे आपने मूल विधि प्रिंट करा के रख ली होगी या मूल विधि का आप टेस्ट लगा रहे हो तो उसको कॉपी करके, कॉपी अपने सामने रखा करो। जो चैप्टर आप देख रहे हो, जैसे ये क्वेश्चन नया अगर आपको मिला तो आप उसी जगह इस चीज़ को नोट कर लिया करो। ठीक है, चैप्टर वाइज उसी जगह आप पेन से नोट कर लिया करो। तो जो भी नए चैप्टर आप जितनी प्रैक्टिस चाहे टेस्ट सीरीज से कर रहे हो, चाहे ऑनलाइन से कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, तो आप वो चीज़ें नोट कर लो। अगर आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे रहे हो, वो क्वेश्चन मिल गया तो लिखने का टाइम नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है बाद में उसको वहीं पे नोट कर लो। ठीक है, ये एक तरीका होता है जिससे आपकी तैयारी बहुत शानदार होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया? तो डायरेक्ट इसका जवाब है 2007 में, 2007 में इसको स्थापित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कि आप लोगों को समस्या नहीं होगी। ठीक है, संभावित प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि पत्नी केवल एक साझा घर में निवास के अधिकार का दावा करने की हकदार है, और एक साझा घर का अर्थ केवल पति का घर या संयुक्त परिवार जिसका एक सदस्य पति है का घर होगा। अब इसमें ये पूछ रहा है कि केस क्या था। SR सिंह बनाम श्रीमती आर सिंह AIR, या महेंद्र बनाम रूपा AIR 2008, या SR बत्रा बनाम श्रीमती तरुणा बत्रा SIR, या रमेश बनाम सुलोचना SIR 2008। तो कौन सा केस था? तो ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पे उसने पूछा है। तो इस क्वेश्चन को जो सही जवाब है वो है C नंबर, SR बत्रा बनाम श्रीमती तरुणा बत्रा जी का केस है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दहेज की संपत्ति स्त्री के मृत्यु के बाद जो कि विवाह के 7 वर्ष के अंदर हो गई है तब किसे आंतरित होगी या स्थानांतरित की जाएगी? तो आप बताइए, ऑप्शन है माता पिता को, या संतान है तो संतान को, या फिर माता पिता और संतान दोनों को, मतलब C नंबर, या फिर सिर्फ पति को। तो किसको की जाएगी ये आपसे ऑप्शन में पूछा गया है।
तो जब आप ये पढ़ते हो तो उसमें हमने बताया था कि इसमें किसको की जाएगी, यदि माता पिता हैं उनको, अगर माता पिता नहीं है संतान है तो उस संतान को, अगर संतान नहीं है माता पिता है तो माता पिता को की जाएगी। तो इसके हिसाब से ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, ये बैच से रिलेटेड जानकारी है। अगर आप सीरियस हो पढ़ाई को लेकर के तो आप इस बैच को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ बैच है, आप पीडीएफ नोट्स निकलवा करके अच्छे से, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट लिखा गया है। आप पहले क्या करो कि वीडियो जा करके मूल विधि या अन्य जो चीज़ें हैं प्लेलिस्ट बनी हुई वीडियो आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि कंटेंट किस लेवल का दिया गया है। बस वैसा ही कंटेंट आप लोगों को उसमें प्रोवाइड कराया गया है। ठीक है, आप अच्छे से इन चीज़ों को देख लो। इसमें यूपी स्पेशल मिलेगा, मूल विधि और पॉलिटी मिलेगा, पूरा कंप्लीट सामान्य अध्ययन, कुछ सॉल्व पेपर मिलेंगे। इसके अलावा जितना भी स्टैटिक पोर्शन यूपीएसआई के लिए है वो आपको कंप्लीट पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। बच्चे लगातार प्रिंट करा के पढ़ रहे हैं, आप भी, समय अभी है, आप निश्चिंत होकर के 2 से 3 बार, कम से कम 3 बार रिवीजन इसका हो जाएगा। इस तरीके से नोट्स बनाया गया है। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर जानकारी के लिए आपको बता दें 87 26 36 25 33 ये व्हाट्सअप नंबर है। डिस्क्रिप्शन में कमेंट दोनों जगह लिंक लगा देंगे। ठीक है, तो आप जा करके कोई इंक्वायरी हो तो आप पूछ सकते हैं, वरना एप्लीकेशन जीएस रिव्यू के नाम से है, आप डाउनलोड करके बैच को सीधे ज्वाइन कर सकते हैं। सारा डिस्क्रिप्शन में उसके लिखा रहता है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब अधिनियमित हुआ? दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब अधिनियमित हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न है। 1 जुलाई 1962, 1 फरवरी 1962, 20 मई 1962, 5 जून 1961 कब हुआ? बहुत अच्छा है। अब देखो इसमें कुछ पहले बेसिक चीज़ें समझ लो। इसको पारित कब किया गया? पारित की डेट क्या थी? तो आप बताओगे सर जी 20 मई को इसको पारित किया गया था, 20 मई को। इसको लागू कब किया गया? तो आप बताओगे सर जी 1 जुलाई को इसको लागू किया गया है, 1 जुलाई को इसको लागू किया गया। तो वही इसने डेट पूछी है कि कब लागू किया गया, तो 1 जुलाई 1961, 1 जुलाई 1961 को। अगर हम आपसे पूछ लें कि इसमें धाराएं कितनी हैं, धाराएं बताइए, तो आप तुरंत बताएंगे सर जी इसमें 10 धारा है। अगर हम आपसे ये पूछें कि इसमें अध्याय कितने हैं, अध्याय कितने हैं, तो आप क्या बताएंगे? इसमें अध्याय कितने हैं? तुरंत बताएंगे सर जी इसमें कोई भी अध्याय नहीं है। बिल्कुल, अगर आप मन से पढ़ रहे होगे तो समझ में आएगा अध्याय इसमें 0 है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? इसका सही जवाब क्या हो जाता है? 20 मई 1961। क्या हो जाएगा? 20 मई 1961। इसको लागू कब किया गया था? तो 1 जुलाई को। और इसको अधिनियमित कब किया गया? तो 20 जुलाई को। कब किया? सॉरी 20 मई को। इसी को पारित को ही अधिनियमित कहते हैं, पारित को ही अधिनियमित कहते हैं। तो पारित कब किया गया? तो 20 मई को पारित किया गया, 20 मई को। अगर गलत बोल दिया हो तो उसको एक बार समझ लेना कि जो इसको अधिनियमित किया गया यानी पारित किया गया तो 20 मई को, लागू किया गया 1 जुलाई को, धारा 1 जुलाई 1961 को, धाराएं इसमें 10 हैं, अध्याय इसमें एक भी नहीं है, 0 है। तो वही अधिनियमित यानी पारित वाली ही डेट पूछी है, तो 20 मई 1961 इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दहेज की परिभाषा किसमें दी गई है? दहेज की परिभाषा किसमें दी गई है? धारा 2, धारा 3, धारा 4, धारा 5। तो किस में दी गई है? तो आप जानते हो कि जो दहेज की परिभाषा है वो किस में दी गई है? धारा 2 में दी गई है। अच्छा दहेज क्या है? अगर धारा 2 में दी गई है तो दहेज क्या है? तो तुरंत दिमाग में देखो सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन कभी कभी हम क्या होता है कि शब्दों को सेट नहीं कर पाते हैं। जब शब्दों को सेट नहीं कर पाते हैं तो लिखित तौर पे हम उनको लिख नहीं पाते हैं। परिभाषा आती है, मन में जानते हैं कि जो हम लोग दहेज, जैसे शादी हुई तो हम लोगों ने उनसे कुछ नगद लिया या उपहार के तौर पे कुछ लिया, तो वो सब दहेज के अंतर्गत आता है। तो हम लोग इसको व्यक्त नहीं कर पाते। तो दहेज क्या है? विवाह के समय संपत्ति, धन या मूल्यवान वस्तुओं का लेना ही दहेज कहलाता है। ठीक है, दहेज कहलाता है। तो इसकी परिभाषा किसमें है? तो धारा 2 में इसको परिभाषित किया गया है। चलिए अगला, बालक की परिभाषा पॉक्सो एक्ट किस धारा में दी गई है? बालक की परिभाषा पॉक्सो एक्ट की किस धारा में दी गई है? तो बताइए, धारा 2 का डी, धारा 2 का ई, धारा 2 का सी, या इनमें से कोई नहीं। तो किस में दी गई है? धारा 2 का डी। तो बालक की परिभाषा के हिसाब से क्या है? जिसकी उम्र 18 वर्ष से 18 साल से क्या हो? कम हो, 18 साल से कम हो। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अच्छा एक चीज़ और आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को
मूल विधि में वो टॉपिक याद करके ही जाने हैं जो महिलाओं से रिलेटेड हों, बालक से रिलेटेड हों, दहेज मतलब दहेज भी महिलाओं से ही रिलेटेड टॉपिक आ गया, यौन हिंसा से रिलेटेड हों, ठीक है, जो महिला से रिलेटेड चीज़ें हों उनको आपको सज़ा, उनसे रिलेटेड जितनी भी धाराएं या उनसे रिलेटेड जितने निर्णय थे वो आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि अगर इन फ्यूचर आप अगर दरोगा भी बन के थाना आपको मिलता है, ठीक है, चौकी आपको मिलती है, तो उनमें इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना होता है, ठीक है। तो इसकी जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए, इसलिए इनसे क्वेश्चन बनने के ज़्यादातर चांस रहते हैं। चलिए, क्वेश्चन हमारा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति यानी कि SC ST की बात कर रहा है, इसमें अत्याचार निवारण अधिनियम में आश्रित से अभिप्राय क्या है? आश्रित से अभिप्राय क्या है? पति पत्नी, बालक, माता पिता, भाई बहन जो पीड़ित पर अपनी सहायता या भरण पोषण के लिए पूर्णतः आश्रित हो, या सभी। तो इसका बिल्कुल ये सही है, डी नंबर, इसका अर्थ है सभी से, ठीक है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन आपके पास जो दिए गए हैं, दहेज लेने पर प्रतिबंध लगाना, दहेज देने पर प्रतिबंध लगाना, दोनों पे होता है। दहेज लेना और देना ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत आता है। तो बात बिल्कुल सही है। इसको अगर पारित करने की हम लोग बात कर लें, पारित कब किया गया, हम ये इसलिए बार बार बता देते हैं कि आपके अगर आप अच्छे से इसको पढ़ रहे होगे, सस्पेंस होगा तो क्लियर हो जाएगा, नहीं सस्पेंस होगा तो आपको अच्छे से रिकॉल हो जाएगा। तो वो डेट क्या थी? 20 मई 1961 थी। संपूर्ण भारत में इसको लागू कब करा गया था? तो 1 जुलाई 1961, ये जम्मू और कश्मीर को छोड़ करके, ठीक है, ये आपको याद हो गया। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किसी जाति को अनुसूचित जाति या जनजाति घोषित किया जा सकता है केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या संसद द्वारा? तो किसके द्वारा घोषित किया जा सकता है? ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। चलिए फिर भी बता देते हैं कि किसी भी जाति को कि वो SC है कि ST है, इसको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब घोषित करने का पावर किसके हाथ में है? सभी जानते हैं कि वो राष्ट्रपति जी के हाथ में है। किसके? राष्ट्रपति जी के हाथ में है। अगला देख लेते हैं, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामला किससे रिलेटेड था? विशाखा बनाम राजस्थान मामला किससे रिलेटेड था? आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं, शिक्षा का अधिकार से, कार्यस्थल पर यौन पीड़ा से, दहेज प्रथा से, पुलिस हिरासत से। तो किससे रिलेटेड था? तो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से रिलेटेड था विशाखा बनाम राजस्थान सरकार का मामला। और ये जो मामला था ये 1907 के बीच का मामला था। चलिए, अगला देख लेते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC, ठीक है, NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन हो सकता है? कोई भी रिटायर्ड जज, भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश CJI या सुप्रीम कोर्ट का जज, केवल प्रधानमंत्री द्वारा नामित व्यक्ति या राज्यपाल? तो बताइए कौन हो सकता है? तो आप अच्छे से जानते हुए चीज़ को हमने पढ़ाया भी था कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो 1993 है, 1993 के तहत केवल सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश ही इसके अध्यक्ष बन सकते हैं। तो इसके हिसाब से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलिए, अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम प्रवर्तित यानी लागू हुआ, कब लागू हुआ? देखो, ये प्रवर्तित इस तरीके लिखा है, जबकि इस तरीके से लिखा है प्रवर्तित, ठीक है। लागू हुआ, कब लागू हुआ? आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं वो ऑप्शन क्या है? अक्टूबर 1989, दिसंबर 1989, जनवरी 1990, फरवरी 1990। तो कब हुआ? तो आप लोग बताइए। देखो, इसमें क्या पूछा है उसने कि लागू यानी इन्फोर्स कब हुआ, ठीक है। अधिनियमित प्रवर्त को ही तो हमने आपको बताया था लागू करना होता है, ठीक है। ये कब हुआ यानी इन्फोर्स कब हुआ? तो जो आपके पास डेट है वो डेट क्या है कि जैसे एक होता है पारित करना, तो पारित करना 11 सितंबर 1989, लागू करना क्या? लागू करना 30 जनवरी 1990। तो कौन सी डेट इसमें सही है? तो जनवरी 1990 की डेट सही है। अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 का विस्तार। अब विस्तार की बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि संपूर्ण भारत में इसका विस्तार था, ठीक है।
संपूर्ण भारत में इसका विस्तार किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ कि जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत में नागालैंड के जनजातीय क्षेत्रों को छोड़ करके अन्य, ठीक है, तो इसका संपूर्ण भारत में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जब लोग सार्वजनिक स्थान पर लड़ते हुए सार्वजनिक शांति को भंग करते हैं तो उसे दंगा करना कहा जाता है। न्यूनतम कितने लोगों के होने पर ऐसी स्थिति को दंगा करना कहा जाएगा? तो ये कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। हमने कहा था कि जो आईपीसी की धारा 159 है उसके तहत चीज़ों का जिक्र आता है। ठीक है, तो और बीएनएस की अगर धारा देख लें तो जैसे कि पहले आईपीसी चलती थी, आईपीसी की जो धारा थी पहले 159 उसमें इसका उल्लेख था। अब तो बीएनएस चल रहा है ना, भारतीय नागरिक संहिता। तो इसमें क्या इसमें धारा कौन सी है? तो 194 की जो फर्स्ट है, इसमें दंगा का उल्लेख है। 194 का फर्स्ट है। तो इसमें जब 2 लोग, ठीक है, मिनिमम 2 लोग होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम 2 लोग, तो इसका सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। चलिए, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा को परिभाषा में शामिल नहीं होगा। कौन सा परिभाषा में इसमें शामिल नहीं किया जाता घरेलू हिंसा में? तो बताइए, आपके पास है सामाजिक, शारीरिक, आर्थिक, यौन। कौन से शोषण को घरेलू हिंसा की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है? इंपॉर्टेंट है, तो देख लो। जो धारा 3 है, धारा इसकी 3 है, उसमें 4 प्रकार के बताए गए हैं। 4 प्रकार की घरेलू हिंसा के बारे में बताया गया है। एक तो है शारीरिक, पहला कौन सा है? शारीरिक। दूसरा कौन सा है? दूसरा है लैंगिक, लैंगिक शोषण। 4 प्रकार के शोषण का जिक्र किया गया है धारा 3 में। तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है भावनात्मक, भावनात्मक। और चौथा कौन सा है? आर्थिक। चौथा कौन सा है? आर्थिक। तो पहला है शारीरिक, लैंगिक, भावनात्मक, या इसी को मौखिक कह जाते हैं, एवं मौखिक। ठीक है, ठीक है। और अगला है आर्थिक, आर्थिक। तो अब इसमें पूछ रहा है किसको शामिल नहीं किया गया? तो शारीरिक हो गया, आर्थिक हो गया, लैंगिक मतलब यौन हो गया, सामाजिक इसमें शामिल नहीं है। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण यानी सेंट्रल जू अथॉरिटी की स्थापना कब की गई? प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? आपके पास जो ऑप्शन दिए गए 1982, 72, 92, 2002। तो बताइए स्थापना कब की गई? तो सीधा सा इसका जवाब है कि जो इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अधिनियम जंगली जानवरों और पक्षियों और पेड़ पौधों के लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं। कौन प्रदान करते हैं? तो वन्यजीव संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। अब आप एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या आता है, इनका उद्देश्य क्या होता है? तो वन्य प्राणियों और पादपों की रक्षा करना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, इनका वन्य प्राणी और पादप ये तीनों इसमें सम्मिलित होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? के फलस्वरूप वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2013 बनाया गया है। किसके? तो साइट से। बहुत पूछता है क्वेश्चन, बहुत बार पूछता है साइट्स के। ठीक है, संशोधन के बाद बनाया गया इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आईटी एक्ट 2000 की कौन सी धारा हैकर्स से संबंधित है? कौन सी धारा है जो हैकर्स से रिलेटेड है? धारा 65, 66, 67, 70। तो धारा जो 66 है वो ये बात बताती है कि धारा 66 के तहत कंप्यूटर सिस्टम के साथ छेड़छाड़ या डाटा चोरी करना दंडनीय अपराध है। तो धारा 66 में ये उल्लेखित है। चलिए अगला देख लेते हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 185 किसके बारे में है? धारा 185 किसके बारे में है? तो ये तो पॉपुलर है कि शराब पी करके जो गाड़ी चलाना वो धारा 185 के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों के बीच सही संबंध चुनिए। जनहित याचिका PIL अधिस्थित यानी लोकस स्टैंडी के नियम का विस्तार करती है। जनहित याचिका PIL में पत्र काव्यांगत क्षेत्राधिकार का न्यायालय द्वारा प्रतिष्ठान किया जाता है। अब इसमें सही क्या ये बताना है। तो ऑप्शन
ए सही है, ए और बी सही है, ए सही है लेकिन बी गलत है, ए और बी परस्पर अन्य है, ये ए और बी गलत है। तो इसका जो सही जवाब है ये दोनों। और ये पहली वाली बात बिल्कुल याद रखना कि जो जनहित याचिका यानी PIL है वो लोकल स्टैंडिंग के नियम का विस्तार है। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। चलिए, RTI का आवेदन निम्नलिखित में से किया जाता है, हिंदी में, अंग्रेजी में, क्षेत्रीय भाषा में, तो किस में किया जाता है? अब आप हमको ये जवाब बिल्कुल बताइएगा कमेंट करके। अगर यहाँ तक आप पहुँचे होगे तो इसका कमेंट नीचे आ जाएगा। ठीक है, ईमानदारी आपके हाथ में, आप किस तरीके से पढ़ते हो, क्या लेवल है आपका पढ़ने का, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारा काम है, हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, आप अपना काम ईमानदारी से करेंगे तो परिणाम आपके पक्ष में आएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को प्लीज़ आप लोग शेयर करिए, सपोर्ट करिए। ठीक है, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन और बेहतर जितने भी थ्योरिकल पोर्शन है आपने देखे होंगे, सारा सब कुछ आपके लेवल का ही बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।